हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हो जाइए तैयार, सब लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग चौथा अध्याय को शुरू करने वाले हैं और इसके बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम तो आप लोग देख ही रहे होंगे, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। जब पहला अध्याय हम शुरू किए थे तो याद होगा आप लोगों को, वहां आवेश स्थिर था। स्थिर आवेश नहीं, हाँ सर। और स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, इसके सारे नखड़े हम लोग झेल लिए हैं। स्थिर आवेश के समय समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अब आवेश गति में होगा, यानी आवेश अब दौड़ेगा, नाचेगा, घूमेगा। ठीक है, अब उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा, अब वो घूमेगा। अब जरा सोचो कि रुके हुए आवेश के जब उतने नखड़े थे तो नाचने वाले आवेश के कितने नखड़े होंगे, दौड़ने वाले आवेश के कितने गुण होंगे। हाँ सर, तरह तरह के होंगे, ढेर सारे होंगे। जब स्थिर आवेश एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था जिसका नाम हमने दे रखा है विज्ञान में विद्युत क्षेत्र। हाँ सर, ठीक। तो सोचो कि क्या ऐसा भी होगा कि गति करता हुआ आवेश भी कोई क्षेत्र उत्पन्न करे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आवेश को हम दौड़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज है और आपने इसे कहीं दे मारा जोड़ का, तो ये गति करेगा। तो यदि आवेश गति करेगा तो वो अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे क्या बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र बोला गया है। चैप्टर का माहौल बना रहे हैं, यानी हम लोग पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में जाने, अब इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1820 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक थे, नाम था ऑस्ट्रेड। अलग अलग लोग इसका अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, हमको जैसे आता हमने कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि यदि तार से धारा प्रवाहित हो रही हो, तो सोचो तार से धारा क्यों प्रवाहित हो रही है, क्यों होती है। पीछे वाले चैप्टर को याद कर लो आप लोग। सर, आवेश उसमें गति करता है और आवेश की गति के कारण ही धारा बहती है। आवेशों के प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं ना। हाँ सर, यानी आवेश उसमें गति करता है। सुनिएगा आप ध्यान से। तो उन्होंने पाया कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आखिर क्या हो गया तार में, क्योंकि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि तार में लगातार आवेश गति कर रहा है। तार में लगातार कौन गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है। यानी चलता हुआ आवेश, दौड़ता हुआ आवेश, नाचता हुआ आवेश, घूमता हुआ आवेश, लफड़ाई करता हुआ आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और रुका हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वेक्टर बी। ठीक, तो इतनी बातें याद रखिएगा। अब आते हैं उस 1820 वाली कहानी पर जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेड ने की थी। उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि यदि किसी धारावाही तार के ऊपर चुंबकीय सुई लाया जाए तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी हिलने लगती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। इस तरह से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आइए
विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेड ने क्या किया था 1820 ईस्वी में। तो आज का हमारा हेडिंग इसी बात से शुरू होगा। नहीं, आज के हेडिंग की शुरुआत इसी बात से करते हैं, ऑस्ट्रेड का प्रयोग। चलो जी, ऑस्ट्रेड का प्रयोग। ऑस्ट्रेड ने अपने प्रयोग में क्या किया, एक तार को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया। एक तार को किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया। सर क्या दिक्कत था, पूर्व पश्चिम में तानते तो उनका काम नहीं चलता? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंपास की सुई होती है, यानी चुंबकीय सुई, अगर उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। अच्छा सर, इसीलिए। हाँ, तो उन्होंने जानबूझ करके उसे उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया और उसके ऊपर कंपास की सुई रख दी, ताकि ये भी जानबूझ करके, मैंने जानबूझ के, ये ऑटोमेटिक अपने गुण के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहे, यानी इसके समानांतर रहे। ठीक। अब इस तार से उन्होंने धारा प्रवाहित की और जैसे ही तार से उन्होंने धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई जो कि तार के समानांतर थी वो विक्षेपित होकर उसके लंबवत हो गई। और जैसे ये हुआ, ऑस्ट्रेड चकित रह गए और तब उन्होंने बहुत सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, चुंबकीय सुई को कौन घुमा रहा है, वो कौन सा फोर्स है जो इसे मजबूर कर रहा है कि घूम, चल घूम। तो वो जो था, क्या था, विद्युत, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र था। उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। किसके कारण? उस तार में दौड़ रहे इलेक्ट्रॉन के कारण, चार्ज के कारण। जब ऑस्ट्रेड ने धारा की दिशा बदली, सोचो क्या हुआ होगा। सर धारा की दिशा बदली होगी तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बदल गया होगा, यानी जो चुंबकीय सुई ऐसे घूम रही थी और वहीं चुंबकीय सुई घूमकर ऐसे हो गई होगी, इसकी भी दिशा बदल गई होगी। बिल्कुल सही समझे आप लोग। धारा की दिशा ही बदल धारा की दिशा बदलते ही चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बदल गया। उसके बाद तो प्रयोग पे प्रयोग हुए और 1864 ईस्वी में जेम्स मैक्सवेल ने यह साबित कर दिया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और तब तो साइंस में भौकाली मच गया उनका। और तब विज्ञान कितना तरक्की किया है ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम लोग स्पेस में चले गए हैं, वहां तक चांद तक ट्रेन ले जाने की बात हो रही है। सोचिए क्या क्या हो रहा है दुनिया में। छोड़िए, ये कहानी हटाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेड ने अपने प्रयोग में ये चीजें पाया था, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र खोज निकाला था किसी तार के चारों ओर। हालांकि इसके बारे में जानकारी बहुत पहले से थी वैज्ञानिकों को, लेकिन कोई सटीक प्रमाण नहीं था। ऑस्ट्रेड वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे साबित कर दिया। ठीक। हाँ, तो लिखते हैं, लिखेंगे, ऑस्ट्रेड ने अपने प्रयोग में यह पाया कि किसी धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसके लिए उन्होंने क्या तामझाम किया था आपको पहले ही बता दिया, आप लोग तो 10वीं में भी पढ़े होंगे, तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि और भी चीजें उन्होंने निष्कर्ष निकाली थी और वो सब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, पहली बात, उनके प्रयोग से जो निष्कर्ष निकला, एक तो ये जो मूल निष्कर्ष था कि अगर तार से धारा प्रवाहित हो तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसके अलावा यह कि यदि हम धारा की दिशा बदल दे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, क्योंकि जो कंपास की सुई थी उसका विक्षेप भी उल्टा हो जा रहा था। यानी ये कैसे हो रहा था? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही थी। तो पहली बात जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि यदि धारा की दिशा, हो सकता है ये बातें आपको पहले से भी पता हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ छूट ना जाए तो चाहे तो आप बने रह सकते हैं। यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। सिंपल है ये, तो हम अपने से भी समझ सकते हैं, खुद से भी बदल जाती है। अब जरा सोचिए कि अगर धारा की प्रबलता बढ़ाई जाए तो क्या होगा? सर सिंपल, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जैसे ही धारा की प्रबलता बढ़ाई जा रही थी तो इसके जो इस पर जो बल लग रहा था वो बल भी बढ़ जा रहा था। इस पर जो फोर्स लग रहा था चुंबकीय सुई पर, वो फोर्स बदल जा, झटके से जा रहा था। ये इससे क्या पता चला कि तीव्रता बढ़ जा रहा है। यानी सीधे सीधे लिखते हैं, धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ये होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे आप लोग खुद बताइए। अब जरा ये बताइए कि क्या होगा अगर इस कंपास की सुई को ऊपर के बदले नीचे रखा जाए? तो सर इसका विक्षेप बदल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो बिल्कुल उलट होगी। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर तार अगर ऐसे तना हुआ है और धारा मान लेते हैं कि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, किधरों मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस, हमेशा प्लस से ही धारा हम लोग मानते हैं कि निकलती है। ठीक है, एक्चुअल कहानी तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन बहता है और वो भी इसके उल्टा डायरेक्शन में। पर क्या करोगे, शुरू से यही मान्यता आ रही है कि प्लस से धारा बह रही है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन उल्टा बहता है। ठीक, तो मान लीजिए कि धारा जो है इस तरह बह रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ठीक, और चुंबकीय सुई आपने ऊपर रखा है। तो सवाल यह होगा कि चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है, किस तरफ मुड़ेगा? किस तरफ? याद रखिएगा कि इस प्रयोग में ऑस्ट्रेड ने देखा था कि यदि धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बह रही हो और उस पर चुंबकीय सुई रखा गया हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूरब की ओर मुड़ जाता है। किस ओर मुड़ जाता है? पूरब की ओर मुड़ जाता है। उत्तरी ध्रुव जो है पूरब की ओर चल जाएगा, उत्तरी ध्रुव, ध्यान रहे।
तो ये चीज भी हम लोग लिखेंगे। हाँ, कहाँ होना चाहिए? कंपास की सुई तार के ऊपर। अगर नीचे रखोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, लिखते हैं। यदि धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही हो तथा चुंबकीय सुई तार के ऊपर, ऊपर ही रखना है, रखी हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पूरब की ओर विक्षेपित होता है। ठीक, अब तो आपको बता ही दिया कि धारा की दिशा बदलोगे तो ये विक्षेप भी उलट हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे रखोगे तो भी ये विक्षेप उल्टा होगा। अगर आप नीचे रखोगे तो जो उत्तरी ध्रुव पूरब में जा रहा था अब वो पश्चिम में जाएगा। तो ये तब होगा जब आप ऊपर रखोगे कंपास की सुई को। चलो, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट कर लीजिए, ये तीनों बातें इंटरेस्टिंग है। यदि नीचे रखोगे तार के तो विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। चाहो तो लिख सकते हो। तो सर सीरियस क्यों पढ़ा रहे इतना? अरे यार, कुछ चीजें सीरियस होके पढ़ना पड़ता है ना। सब मजे मजे में पढ़ोगे। उसके बाद प्रयोग पे प्रयोग हुए, बहुत चीजें खोजी गई, इस पे बहुत सारे उपकरण बनाए गए, साइंस बहुत आगे बढ़ा। इसी से प्रेरित होकर के माइकल फैराडे जो हैं डायनेमो का खोज किए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर धारा बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से धारा बह सकती है। उनके दिमाग में ये चल रहा था। कई वर्ष लगे उनको, 10 साल से ज्यादा लगा उनको प्रयोग करने में, तब जाके सफल हुए। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है। हो गया? मिटाते हैं। तो ये बात तो सबको समझ में आ गया कि दौड़ता हुआ आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। इसीलिए जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, क्या सर केवल दौड़ता हुआ आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? नहीं, चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ सर, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, होगा ही भाई, होगा ही, उसका वो गुण ही है। तो ठीक उसी तरीके से यहां भी होता है। तो अब हमारा हेडिंग यही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर है क्या, मतलब परिभाषा समझ लेते हैं। समझ में तो सबको आ गया होगा कि दौड़ता हुआ आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, केवल दौड़ता हुआ आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, बल्कि चुंबक भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इसके परिभाषा को हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी धारावाही तार, या कह सकते हैं गतिमान आवेश या गतिशील आवेश, धारावाही तार ठीक रहेगा नहीं, या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे धारावाही तार है, मान लीजिए आई धारा बह रही है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, या मान लीजिए चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जाता है। चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जाता है मतलब चुंबकीय सुई लेके जाए तो विक्षेपित हो जाए, तो उस क्षेत्र को ही बोलते हम चुंबकीय क्षेत्र। आया समझ में?
आया होगा। लिखेंगे किसी धारावाही तार या चुंबक, क्योंकि चुंबक भी उत्पन्न करते हैं इसलिए हमें मेंशन तो करना पड़ेगा ना। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं वेक्टर बी, जैसे विद्युत क्षेत्र को बोलते थे वेक्टर ई, क्योंकि वो सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि, इसका भी अपना डायरेक्शन होगा। हाँ सर होगा। तो इसे वेक्टर बी से सूचित किया जाता है। सर इसका एसआई मात्रक, सही सवाल। इसका एसआई मात्रक जो है, इसका एसआई मात्रक लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। इसका एसआई मात्रक जो है टेस्ला होता है। वही टेस्ला, निकोला टेस्ला, वही महान साइंटिस्ट, उन्हीं के समान में चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला रखा गया। हाँ वही टेस्ला की बात कर रहे हैं हम, जिसके ना जाने कितने रिसर्च पेपर को चुरा लिया गया, दबा दिया गया। हम उसी टेस्ला की बात कर रहे हैं जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट कहा था कि ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है। निकोला टेस्ला को आइंस्टीन कहे थे। वही टेस्ला जिन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को झुका दिया, जिन्होंने एसी करंट दुनिया को दिया, उसी निकोला टेस्ला के सम्मान में ये चीज रखा गया। हाँ दुख की बात है कि उनके बहुत सारे रिसर्च को चुरा लिया गया, दबा दिया गया, और उनकी जिंदगी गरीबी और बदहाली में बीती। दुखद है। कभी मौका मिलेगा तो पूरी कहानी बताएंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है उनके जीवन की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग। आज नहीं, आज नहीं, फिर कभी बताएंगे, पर जरूर बताएंगे उस महान साइंटिस्ट की गाथा। तो इसका एसआई मात्रक जो है टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। हालांकि ये बड़ा मात्रक है, ये बहुत बड़ा मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, तो इसलिए इसको छोटा मात्रक गॉस में भी मापा जाता है, उसको बाद में बताएंगे हम। अभी इतना ही, अभी इतना ही, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब एक सवाल होगा कि सर अगर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसा कि स्टेट ने बता रखा है हमको, तो सर उसका अपना डायरेक्शन भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, सदिश राशि तो डायरेक्शन होगा। तो सर वो दिशा कैसे पता चलेगा हमको? बढ़िया सवाल। इसके लिए मैक्सवेल आए। कौन? मैक्सवेल। उन्होंने एक नियम दिया और कहा कि देख भाई, हम तुमको बता सकते हैं कि यदि तार से धारा प्रवाहित हो रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर तो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो ये बता देंगे आपको। आइए तो हेडिंग लगाइए,
मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अरे मतलब मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। तो सर ये क्या दक्षिण हस्त नियम लिख रहा है? वही दाहिने हाथ का नियम, किताब वैसे लिखा जाता, हम क्या करें? दाहिने हाथ का नियम, ठीक है, दाहिना हाथ। इन्होंने कहा कि तुमको क्या करना है, ऐसा एज्यूम करना है कि जिस तार के चारों ओर तुम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करना चाह रहे हो, उसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ो, दाहिने हाथ की मुट्ठी में, कि तुम्हारा अंगूठा जो है धारा की दिशा में हो। जैसे देखिए धारा उस तरफ है, एज्यूम कीजिए धारा इस तरफ जा रही है, इस तरफ। तो हमें इस तार को ऐसे एज्यूम करना है कि अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ऐसे पकड़ रहे हैं ताकि अंगूठा धारा की दिशा में जाए। तो हाथ की जो अन्य अंगुलियां देखिए ऐसे मुड़ी हुई है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर ऐसे होगा। इस तार में भी चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर ऐसे होगा। अब यदि यही तार मान लीजिए कि इस तरफ धारा जा रहा होता, तो मैक्सवेल के नियम लगाने के लिए हम इस तार को ऐसे पकड़ते, ऐसे पकड़ के ऐसे बंद करते, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता वो इधर से अंदर की तरफ जाता और उधर से निकलकर बाहर आता, और ऐसे गोल 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 होता चारों ओर। सर समझ में आया तो लिख लें। अरे 10वीं में भी पढ़े होगे आप लोग। लिखते हैं, लिखेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, यानी दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, यदि धारावाही तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हाथ की अन्य, यानी जो अंगुलियां मुड़ रही हैं, ठीक है, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। यानी धारा अगर मान लीजिए कि इस तरह बह रहा है तो हमें इसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे। देखिए ये देखिए, ये देख रहे सब लोग, ये ऐसे जा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा होगा। आ रहा होगा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, यानी कि ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे ऐसे। इस बिंदु पर डायरेक्शन इस तरफ, 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 हर एक बिंदु पर डायरेक्शन अलग अलग होगा। समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस यही बताना था, हमें चैप्टर की शुरुआत करनी थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मज़ेदार टॉपिक के साथ। मज़ा आएगा सबको।